Hello champions, today we are going to discuss the C3 cycle which is very important and बहुत स्टूडेंट्स को ये बहुत टफ लगता है बट आज हम इसको इजी वे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केल्विन साइकिल। इसे हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन साइकिल का नाम केल्विन साइकिल क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? मेल्विन केल्विन ने की थी। मेल्विन केल्विन ने ही सबसे पहले बताया था केल्विन साइकिल के बारे में। मेल्विन केल्विन ने क्या किया था कि इन्होंने रेडियो आइसोटोप C14 का यूज किया था किस पे? ग्रीन एल्गी क्लोरेला पे। और फिर केल्विन साइकिल के बारे में बताया था। किसने बताया था? मेल्विन केल्विन। इनके मम्मी पापा ने इनका नाम खुद ही बिगाड़ दिया, मेल्विन केल्विन। वैसे तो आपके दोस्त आपका नाम बिगाड़ते होंगे मोहन सोहन, पर इनके मम्मी पापा ने ही इनका नाम बिगाड़ के रखा था, तो इनका नाम ही है मेल्विन केल्विन। तो इसीलिए मेल्विन केल्विन के नाम पे इसका नाम केल्विन साइकिल पड़ा। केल्विन साइकिल को हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है। क्या होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट? याद रखिएगा, स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है सबसे पहला वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तो हमने इसका नाम तो समझ लिया ना, इसका नाम केल्विन साइकिल क्यों है और C3 साइकिल क्यों है। केल्विन साइकिल क्यों है? क्योंकि मेल्विन केल्विन ने इसकी डिस्कवरी की थी। किस पे की थी? ग्रीन एल्गी जिसका नाम है क्लोरेला। और इसका C3 साइकिल नाम क्यों है? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का है। अब जो C3 साइकिल होती है ये कहाँ पे होती है? ये होती है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में ही क्यों होती है? इसका रीजन ये है क्योंकि ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में बहुत सा पार्ट है, ये तो आपको पता ही होगा कि लाइट रिएक्शन होती है जिसमें एटीपी और NADPH बनते हैं, और डार्क रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, जिसे हम कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है उससे हम लोग फूड बनाते हैं। तो जो C3 साइकिल है वो डार्क रिएक्शन का पार्ट है। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। कौन कौन से 4 पॉइंट है? कि सबसे पहले तो केल्विन साइकिल है। C3 साइकिल क्या होती है? स्ट्रोमा में होती है। ये क्वेश्चन 8 में पूछा गया है, ये PYQ है, ये आपको याद रखना है कि जो C3 साइकिल होती है वो स्ट्रोमा में होती है। ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है, यानी कि डार्क रिएक्शन कार्बन रिएक्शन का। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? मेल्विन केल्विन ने की थी। और इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है। अब हम C3 साइकिल के स्टेप्स देख लेते हैं कि C3 साइकिल के स्टेप्स क्या क्या है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो RUBP होता है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि RUBP भी क्या होता है। तो जो RUBP होता है वो क्या करता है? CO2 को पकड़ के लाता है। ठीक है, CO2 को एटमॉस्फेयर से पकड़ पकड़ के लाता है और उसको फिक्सेशन करता है। तो इसलिए होता है कार्बोक्सिलेशन। फिर रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? अब हमने जो है, जब हम लोग CO2 को शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो वो रिडक्शन होता है। CO2 को जो हम लोग जब भी शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे भी जो है हम लोग क्या कर रहे होंगे? CO2 से शुगर बना रहे होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें फूड बनाना है ना, ग्लूकोज ही बनाना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? CO2 को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब CO2 को रिड्यूस कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, हमने क्या बताया? रिडक्शन का प्रोसेस। रिडक्शन के प्रोसेस में क्या हो रहा है? CO2 से क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है अल्टीमेटली। अब देखिए CO2 में क्या है? 1 कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है। देखिए ना, यहाँ पे C 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यानी कि CO2 में 1 कार्बन पे कितने ऑक्सीजन है? 2। और 1 कार्बन पे हाइड्रोजन कितने? एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना CO2 में, तो 1 कार्बन पे 0 हाइड्रोजन है। अब देखिए ग्लूकोज में क्या है? C6H12O6। अगर हम इसको सिंपल फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा? CH2O हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए 1 कार्बन पे कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। CO2 में क्या था? 1 कार्बन पे 2 ऑक्सीजन थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए C6H12O6, यहाँ पे 1 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है ना, क्योंकि C6H12 यानी कि 1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। 1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। और CO2 में क्या था? 1 कार्बन पे 0 हाइड्रोजन थे। यानी कि CO2 से जब हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो यहाँ से 1 कार्बन से 2, यहाँ पे 1 कार्बन पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 कार्बन पे 0, 1 कार्बन पे 1 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? घट रहा है। और यहाँ पे ये देखिए 1 कार्बन पे 0 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गए। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन घट रहा है और हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन ऐड होते जा रहे हैं, तो इसको हम लोग रिडक्शन ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? CO2 क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है ग्लूकोज बनने के लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, जो कि C3 साइकिल का सेकेंड स्टेप है, जिसमें 2 ATP और 2 NADPH लगते हैं। रीजनरेशन। अब देखिए इसका नाम साइकिल है, तो आपको कभी भी पता होगा कि जहाँ पे भी, जब भी हम लोग किसी साइकिल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? जहाँ जिस प्रोडक्ट से रिएक्शन स्टार्ट हुई है उसी प्रोडक्ट पे आके रिएक्शन एंड हो जाती है। तो ये रिएक्शन स्टार्ट होगी RUBP से, और एंड भी, इसका एंड प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? RUBP ही होना चाहिए। तो इसीलिए रीजनरेशन। तो यहाँ पे हम लोग रीजनरेशन करेंगे RUBP का। अब आगे जाके पूरी साइकिल हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो है केल्विन साइकिल जो है स्टार्ट होती है और कैसे एंड होती है। तो चलिए अब हम लोग इस साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है RUBP।
आरयूबीपी क्या है? आरयूबीपी पहले हम लोग आरयूबीपी के बारे में देख लेते हैं कि यार आरयूबीपी होता क्या है। आरयूबीपी का फुल फॉर्म है राइबोलेज, आरयू यानी कि राइबोलेज, फिर बी से बिस और फिर एफपी स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट। तो राइबोलेज बिस फॉस्फेट ये क्या है? 5 कार्बन का कीटोस शुगर है, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे जो CO2 है ये एटमॉस्फेयर से आ रही है, ठीक है। अब देखिए आरयूबीपी क्या है? एक 5 कार्बन का शुगर है और ये CO2 क्या है? एक कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो 5 और 1 होके 6, तो जो यहाँ पे जब कार्बोक्सिलेशन में जो कंपाउंड बनेगा वो 6 कार्बन का बनेगा। लेकिन उसके पहले हम लोग ये आरयूबीपी के बारे में थोड़ा और भी चीज़ देख लेते हैं कि जो पहली बात तो आरयूबीपी कीटोस शुगर है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए आरयूबीपी एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये हमने 5 कार्बन को डोनेट किया हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होनी है ना आरयूबीपी से कार्बन के ऐड होने की, ये रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में होगी। मेन जो इसमें क्या है? रुबिस्को एंजाइम है। मेन एंजाइम क्या है? रुबिस्को एंजाइम है। रुबिस्को का फॉर्म होता है राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपने अगर क्रिकेट मैच देखा होगा कभी भी, या फिर आपको थोड़ा भी क्रिकेट मैच के बारे में पता होगा, तो उसमें एक फील्डर होता है जो बॉल को कैच करता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि जो आरयूबीपी है ना ये एक फील्डर है, ठीक है। और ये जो CO2 है ये बॉल है। ये आरयूबीपी क्या है? एक फील्डर है और ये CO2 क्या है? ये बॉल है। तो ये आरयूबीपी इसको कैच करेगा, ठीक है। और जो ये रुबिस्को ये क्या है? कोच है, जो हमें मतलब इस रिएक्शन को जो है इसमें हेल्प करता है। तो ये रुबिस्को क्या है? कोच है, जो इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। आरयूबीपी क्या है? फील्डर है, CO2 बॉल है। तो ये आरयूबीपी क्या करेगा? CO2 को कैच करेगा। तो ये आरयूबीपी CO2 को कैच करेगा और रुबिस्को ये एक एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और ये कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो जाता है। अब कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होने के बाद 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है, क्योंकि 5 कार्बन का ये था और एक कार्बन की क्या थी? हमारी CO2 थी। तो ये ऐड होकर क्या बन गया? 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये प्रोडक्ट बना। लेकिन ये प्रोडक्ट इतना अनस्टेबल होता है कि ये प्रोडक्ट जैसे ही बनता है वैसे ही टूट जाता है, बनते ही ये प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो जब 6 कार्बन का प्रोडक्ट ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि ये क्या है? ये C3 साइकिल है। क्यों है C3 साइकिल? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन का बन रहा है। अब ये देखिए 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है 3PGA, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3PGA। 3PGA क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये दो क्योंकि 6 कार्बन था ना, अब यहाँ पे 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना, तो 6 से अगर 3 कार्बन के प्रोडक्ट बनना है तो 2 बनेंगे। तो यहाँ पे 2 PGA बन जाते हैं, यानी कि PGA मतलब कि फॉस्फोग्लिसरेट, और इसका दूसरा नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आपने पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में कि जब हम लोग किसी भी एसिड को जो है 8 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा? अब ये जो हमने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉर्म में CO2 का फिक्सेशन तो कर दिया, यहाँ पे CO2 फिक्स हो गई है, ठीक है। अब ये क्या होगा? अब इसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन, क्योंकि हमने आपको पहले ही पढ़ा था कि जब हम लोग CO2 से फूड बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, तो अल्टीमेटली हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब देखिए रिडक्शन हो रहा है। भाई कोई चीज दुनिया में कोई भी काम बिना पैसों के होता है? नहीं होता है ना। तो यहाँ पे अभी हमें पैसे लगाने हैं। अब देखिए सेल की करेंसी क्या होती है? ATP होती है ना। आपने पढ़ा ही होगा कि सेल की करेंसी क्या होती है? ATP। अब यहाँ पे 2 PGA हैं, यहाँ पे 2 PGA हैं, तो 2 PGA के लिए 2 ATP। सिंपल बात है कि भाई 2 PGA है तो 2 ATP लगेंगे, तो यहाँ पे 2 ATP लग रहे हैं। अब रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस करने के लिए हमें क्या? हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा ना। वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? NADPH से आएगा। 2 ATP लगेंगे, 2 NADPH लगेंगे। क्यों लगेंगे 2 ATP और 2 NADPH? सिंपल बात, क्योंकि 2 PGA थे तो 2 ही ATP लगेंगे, 2 ही NADPH लगेंगे। ATP क्यों? क्योंकि बिना पैसों के कोई काम नहीं होता, तो सेल की करेंसी ATP। और NADPH क्यों? क्योंकि हमको CO2 को रिड्यूस करना है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? NADPH से आएगा। तो रिडक्शन होकर यहाँ पे बनता है ट्राइओस फॉस्फेट। ट्राइओस फॉस्फेट एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हम किसी भी तरह की शुगर बना सकते हैं, चाहे वो सुक्रोज हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो। लेकिन आप सोचेंगे कि सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज बनता है तो यहाँ पे स्टार्च क्यों लिखा है? क्योंकि ये तो पता ही होगा कि हमारे जो वॉन नील सैक्स साहब है उन्होंने बताया था कि जो ग्लूकोज होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, इसीलिए यहाँ पे स्टार्च लिखा हुआ है। तो ये जो है रिडक्शन होके ट्राइओस फॉस्फेट बनता है, और फिर ट्राइओस फॉस्फेट बन गया। अब यानी कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या था? हमें CO2 से क्या बनाना था? शुगर बनाना था ना। तो ये तो हमारा शुगर यहाँ पे बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? जहां से रिएक्शन स्टार्ट की थी वहीं पे रिएक्शन एंड भी तो करनी है, क्योंकि साइकिल है ना भाई, C3 साइकिल है। तो उसके लिए हमें रीजनरेशन का स्टेप करना पड़ता है। रीजनरेशन के स्टेप में क्या होता है? इस आरयूबीपी ने एक CO2 को लाया, एक CO2 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। और अब ये आरयूबीपी वापस चला जाएगा। भाई आरयूबीपी अब वापस लेगा। भाई फील्डर जो है ऐसा थोड़ी ना है कि फील्ड में खड़ा ही रहता है। भाई बॉल कैच करता
के इधर उधर नहीं मूव कर देता है, बॉल का कैच इधर उधर चला जाता है ना फील्ड में, एक ही जगह थोड़ी ना खड़ा रहता है। तो वैसे ही इस CO2 बॉल थी, इसने कैच कर ली और अभी अपने काम पे चला जाएगा, फिर से जाएगा, फिर से दूसरी CO2 को पकड़ के लाएगा, फिर तीसरी CO2 को पकड़ के लाएगा। तो ऐसे ही RUBP यहाँ पे रीजनरेट हो जाता है। ये प्रोसेस होता है रीजनरेशन का। लेकिन भाई जैसे फील्डर लोग होते हैं वो भी तो पैसा लेते हैं ना, तो ये भी पैसा लेगा। अब यहाँ पे क्या है, RUBP एक बार में एक CO2 को पकड़ के ला रहा था ना, तो इसको यहाँ पे एक ही ATP लगती है। तो टोटल इस C3 साइकिल में कितनी ATP लगी, 2 ATP यहाँ पे लगी। क्यों लगी थी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 PGA बने थे और 1 ATP यहाँ पे लगी। तो 2 1 3 टोटल 3 ATP लगती है और 2 NADPH लगते हैं। ये पूरा C3 साइकिल है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। RUBP क्या करेगा, RUBP पहले एटमॉस्फेयर से CO2 को लेके आएगा, उसका फिक्शन करेगा और कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस करके एक कंपाउंड बनेगा जो है 6 कार्बन का, जो इतना अनस्टेबल है कि वो तुरंत ही टूट जाएगा। और 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं PGA, शॉर्टकट में फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने से क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। फिर ट्रायोस फॉस्फेट से हम लोग किसी भी टाइप की शुगर बना सकते हैं, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो सुक्रोज हो, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो। और उसके बाद क्या होगा, रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन में RUBP जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया था वैसे ही वापस हो जाएगा। इस तरह से साइकिल चलती रहती है और एक बार में सिर्फ एक ही CO2 का फिक्शन होता है। यानी कि अगर हमें ग्लूकोज बनाना है तो आइए देखते हैं ग्लूकोज में कितनी बार हमें साइकिल को चलाना पड़ेगा और कितने ATP और कितने NADPH लगेंगे। अब आइए देखते हैं कि एक जैसे हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए हमें केल्विन साइकिल कितने लगेंगे और कितने ATP और कितने NADPH लगेंगे। अब देखिए हमने जब केल्विन साइकिल आपको समझाया तो बताया था कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए एक बार में एक केल्विन साइकिल में एक CO2 फिक्स होती है। क्या बताया था कि जब केल्विन साइकिल एक बार चलता है तो उससे एक CO2 फिक्स होती है, ठीक है। और जो ATP लगते हैं वो 3 ATP लगते हैं। 3 ATP कैसे लगते हैं, 2 ATP लगते हैं रिडक्शन के प्रोसेस में, 1 ATP लगता है जब हम लोग रीजनरेशन करते हैं और 2 NADPH लगते हैं, ठीक है। तो एक केल्विन साइकिल से एक बार में एक CO2 फिक्स होगी, एक CO2 फिक्स होने के लिए 3 ATP और 2 NADPH लगते हैं। ये आपको याद रखना है, इसको अपने आप लिख के चिपका लीजिए कहीं भी, क्योंकि नेट में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है कि इतने CO2 मॉलिक्यूल के लिए कितने ATP कितने NADPH लगेंगे। इवन अभी नेट 2026 में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अब देखिए CO2 में क्या था, 1 कार्बन था, ठीक है। ग्लूकोज में कितने 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार चलानी पड़ रही थी, 1 बार। तो 6 कार्बन के लिए कितनी बार चलानी पड़ेगी, 6 बार चलानी पड़ेगी ना। तो ग्लूकोज में क्या है C6, तो 6 बार हमें केल्विन साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी, 6 बार। अब देखिए 1 कार्बन यहाँ पे CO2 में था तो 3 ATP लग रहे थे, यहाँ पे 6 कार्बन है ग्लूकोज में तो 3 × 6 18 ATP लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एक केल्विन साइकिल में दो NADPH लग रहे थे, ठीक है, एक CO2 को फिक्स करने के लिए। यहाँ पे क्या है C6 है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 NADPH लग जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आया तो बताइए फ्रक्टोज में कितने ATP लगेंगे, कितने NADPH लगेंगे और कितनी बार केल्विन साइकिल को हमें चलाना होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।